सो वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह गवर्नर जनरल जो थे 1830 से लेके हमने 1930 के अराउंड डिस्कस किया था, लॉर्ड इरविन जो कि लास्ट थे, किस तरह से गवर्नर जनरल्स की क्या क्या पॉलिसी रही है, जो जो हमने सिस्टम पढ़ा है, रोलेट एक्ट आया आपका, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया, वो किस गवर्नर जनरल ने किस टाइम में लेके आए थे, जो हमारा मेन फोकस है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि एक आपको क्रोनोलॉजी समझ आए और किस गवर्नर जनरल के टाइम में कौन से एक्ट ऐसे आए हैं जिस वजह से मेजर इंसिडेंट हुए हैं, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था और ये सब। अंडरस्टूड। तो उसी सीक्वेंस में हम आज कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि कल हमने 1930 में डिस्कस किया था लॉर्ड इरविन के बारे में लास्ट में। अंडरस्टूड। तो आज हम बात करेंगे लॉर्ड विलिंगडन के बारे में। लॉर्ड विलिंगडन, जैसे कि लॉर्ड इरविन हमने खत्म किया था 1930 में। लॉर्ड इरविन जो कि हमारे लास्ट गवर्नर जनरल हमने कल डिस्कस किए थे वो 1930 में। अंडरस्टूड। तो इसी क्रोनोलॉजी में नेक्स्ट में हमारे आते हैं लॉर्ड विलिंगडन। तो लॉर्ड विलिंगडन का जैसे कि टाइमलाइन 1931 से 1936 आपको दिख रहा है। तो इन बिटवीन आपको याद होगा, अगर हिस्ट्री में आप सबने बुक्स पढ़ी हैं, तो उसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इरविन के टाइम। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुए थे 1930 में लंदन में। तो उसी के बाद कॉम्युनल अवार्ड एक सबसे मेजर टर्म आती है 1932 में। ओके। कॉम्युनल अवार्ड को जो आपके डिलीवर करते हैं उनका नाम था रामसे मैकडोनल्ड। रामसे मैकडोनल्ड ये कॉम्युनल अवार्ड को लेके आते हैं। इसमें क्या होता है कि सेपरेट क्लास, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो जैसे कॉम्युनल का मतलब आप सबको पता है, नाम से ही कॉम्युनल का मतलब होता है कि किसी धर्म या जाति के नाम पे डिवाइड करना। तो यहाँ पे ये लेके आते हैं कॉम्युनल अवार्ड, जिसमें मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आते हैं। अंडरस्टूड। अब ये जैसे ही यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आते हैं, तो इसी कारण से आगे चल के मतलब आगे सिस्टम में बात करेंगे तो लाहौर रेजोल्यूशन होता है 1940 में मुस्लिम लीग का। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सेपरेट डिमांड शुरू हो जाती है मुस्लिम स्टेट्स की। ओके। तो यहां से वो स्टार्ट करते हैं कॉम्युनल अवार्ड 1932 में। अंडरस्टूड। एक्चुअल में ये स्टार्ट हुआ था मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, अगर आप सबको याद होगा, हमारी लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। तो उसी के कंटिन्यू में कॉम्युनल अवार्ड 1932 में आता है। इसका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है गांधी और इरविन की। देन पूना पैक्ट आता है। अब ये पूना पैक्ट क्या होता है? पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना के अंदर एक सलाह समझौता होता है, जिसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश मिनिस्ट्री के अंदर एक डिप्रेस क्लास के लिए एक सेपरेट रिजर्वेशन रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 50 सीटें हैं ब्रिटिश मिनिस्ट्री में, इंडियंस को अगर उन्होंने 50 सीट्स दी हैं, तो इस 50 में से 5% या 10% आप कह सकते हैं, 5% जो सीट रहे, 5 सीटें जो रहेंगी 10% के हिसाब से वो रिजर्व रहेंगी बैकवर्ड या डिप्रेस क्लासेस के लिए। तो ये पूना पैक्ट होता है, जो कि पूना में साइन होता है, इस वजह से इसका नाम आ जाता है पूना पैक्ट। और ये होता है आपका बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ओके। तो पूना पैक्ट की बात यहां पे आ गई। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935। इसके बारे में आप सबको पता होगा। आज का भी जो हमारा संविधान है वो इसी से ही कुछ ना कुछ लिया हुआ है, जैसे स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट, और आपके जो स्टेट सब्जेक्ट हो गए, यूनियन सब्जेक्ट हो गए, और इन बिटवीन जो स्टेट और यूनियन दोनों में आते हैं, फेडरल जिसको कहते हैं, वो सब इस एक्ट के थ्रू निकले थे और वो आज भी चल रहे हैं। उस कुछ अमेंडमेंट हुई हैं, पर मेजर जो हमारा एक्ट था वो यही था। और सेकेंडली 1935 से जो पहले एक्ट आते थे वो इंडियन काउंसिल एक्ट आते थे। 1935 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 का एक्ट आया था। ओके। जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये लॉर्ड विलिंगडन के टाइम में 4 मेजर चीजें हुई हैं। तो नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड लिलिंगटन 1936 से 1944। इनके बारे में जो सबसे मेजर है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनके टाइम में शुरू हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, उस टाइम भी इंडियंस को पार्टिसिपेट करवाया था कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो इसी तरह जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, उस टाइम भी एक कंडीशन होती है कि हम आपको फ्रीडम दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, XYZ। जिस वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती है। वर्ल्ड वॉर को बिना चाहते हुए इंडियन सोल्जर को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिस वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्री जो होती है
वो रिजाइन कर देती है पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बनता है, वो इसी के टाइम बनता है। त्रिपुरी क्राइसिस होता है। त्रिपुरी क्राइसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड जीत जाते हैं और महात्मा गांधी के जो फेवरेट होते हैं सीता रमैया करके, वो हार जाते हैं। तो आगे चल के कुछ डिफरेंसेस की वजह से सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी उनको फेवर करते हैं जो दूसरे होते हैं, तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं। तो इस तरह ये त्रिपुरी क्राइसिस इस वजह से गया क्योंकि ये त्रिपुरा सेशन में हुआ था। देन लाहौर रेजोल्यूशन आता है मुस्लिम लीग का, जिसमें सेपरेट स्टेट डिमांड करते हैं कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, ब्रिटिशर से डिमांड करते हैं। अगस्त ऑफर आता है 1940 में। इंडियन नेशनल आर्मी बन जाती है 1941 में। ये सबने पढ़ा होगा आपने, जो मूवी भी आई है इसके ऊपर, द फॉरगॉटन आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी 1941 में बनती है। सुभाष चंद्र बोस जी कहीं ना कहीं इसमें लिंक्ड होते हैं, जिसमें जापान के साथ मिलकर वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करते हैं। क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है 1942 में। इसके अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है। अंडरस्टूड। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की सबसे लास्ट मूवमेंट रही है। तो ये हमारा जो था 1936 से 1944 के जो मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं उसके ऊपर। तो इसी के साथ जो थर्ड आते हैं लॉर्ड वेवल। अब इसमें आपको वैसे ही समझ आ रहा होगा कि 1944 से 3 साल के लिए जैसे आए हैं। तो इसमें पहले सी राजा गोपालाचार्य फॉर्मूला आता है 1944 में, जो कि हमारे लास्ट गवर्नर जनरल रहे हैं। वेवल प्लान आता है। शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1942 में, शिमला एग्रीमेंट भी जिसको आज की डेट में कहा जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे काउंट होता है फॉर इंडिपेंडेंस। कैबिनेट मिशन 1946 आता है, और इसी में प्राइम मिनिस्टर एटली होता है इनका, ब्रिटेन का। वो डिक्लेयर करता है कि ब्रिटिश रूल इंडिया में मतलब अप एंड होगा इसी के टाइम 1947 से पहले। तो जब ये डिसाइड होता है तो लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं प्लान लेके कि किस तरह से डिवाइड होगा। तो जून 3 का प्लान होता है, क्योंकि ये 3 जून 1947 में डिक्लेयर होता है। रेड क्लिफ कमीशन क्या होता है? जैसे हमने डुरांड कमीशन पढ़ा था लास्ट में, अफगान और एंग्लो अफगान वॉर के बाद डुरांड कमीशन आता है, जो लाइन एक बनाता है जिसमें इंडिया, ब्रिटिश गवर्निंग इंडिया और अफगानिस्तान सेपरेट हो जाता है। तो इसी तरह जब इन्होंने एंड करना है और यहाँ पे मुस्लिम लीग की भी डिमांड है, तो एक रेड क्लिफ लाइन बनती है। रेड क्लिफ लाइन का क्या मतलब होता है कि रेड क्लिफ लाइन यहाँ पे बनती है और यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स और यहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी, जिसको आज के में पाकिस्तान कह देते हैं और यहाँ पे हम इंडिया कह देते हैं। ये रेड क्लिफ कमीशन 1947 में बनता है। मोहम्मद अली जिन्ना की रिक्वायरमेंट होती है, और इंडियंस को इंडिपेंडेंस मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को। एक डेट डिफाइन होती है कि इस दिन इंडिपेंडेंस होगी। तो लोग, जैसे आप सबको पता ही है, किस तरह इधर से उधर जाते हैं। तो इसी के साथ जो लास्ट में आते हैं सी राजा गोपालाचार्य, इंडियन होते हैं और ये लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के। इंडिपेंडेंस हमें 1947 में मिल जाती है, पर 1950 तक हम इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, और 1950 में जाके ब्रिटिश का ये सिस्टम खत्म होता है और हम अपना, जिसको रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 1950 में, यहां से 1950 से हम इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन लगाते हैं इसके ऊपर। अंडरस्टूड। क्योंकि आप सबको पता होगा 1947 में ये गए हैं, उसके बाद 26 नवंबर 1948 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी हो चुकी थी शुरू बनने की, जिसको 2 साल लग गए थे। तो टिल 1950 हम इसी सिस्टम के साथ चल रहे थे और राजा गोपालाचार्य जी इस सिस्टम को लीड कर रहे थे। 1950 में जैसे ही खत्म हुआ तो इलेक्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी बने। अंडरस्टूड। तो ये सब चीज जो हमने कल अभी तक की जो डिस्कस किया, उसमें हमारे सारे गवर्नर जनरल कवर हुए हैं। तो उम्मीद 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया आए। अंडरस्टूड। 1600 में ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आते हैं। ओके। इनका पर्पस क्या होता है? ओनली ट्रेड। अंडरस्टूड। उस टाइम यहां पे मुगल्स होते हैं, धीरे धीरे मुगल्स डिक्लाइन होते हैं, इंडियन ब्रिटिशर्स आगे बढ़ते जाते हैं। अभी मैं ब्रिटिशर्स के साथ साथ, आप सबको पता होगा कि फर्स्ट में पोर्टुगीज आते हैं, देन डच, देन ब्रिटिश, देन फ्रेंच। अंडरस्टूड।
इतना आप सबको पता है, आप सबको याद होगा। जिसमें ये दो इतने नहीं होते हैं स्ट्रॉन्ग, तो ये आपके पोर्टुगीज जो गोवा की तरफ चले जाते हैं, ये आपके पौंडीचेरी। और ये जो दोनों काफी पावरफुल होते हैं, इनकी बैटल ऑफ वेंडी वॉश, वेंडी वॉश की बैटल होती है जिसमें फ्रेंच हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ओके, तो अभी हम ब्रिटिश की बात करेंगे, इंग्लिश मैन की। 1600 में ये आते हैं। ये आते किस तरह से? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं, इनको रॉयल चार्टर मिलता है, जो वहां की क्वीन होती है वो देती है। ओके, अभी ये ही क्यों आते हैं? ये ही इस वजह से आते हैं क्योंकि उस टाइम के जो गवर्नमेंट में होते हैं, जो ब्रिटेन में गवर्नमेंट में होते हैं, ये बेसिकली वहां के गवर्नमेंट की मैक्सिमम शेयर होल्डर जो होते हैं गवर्नमेंट के पर्सन होते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिलती है ट्रेड करने की। रॉयल चार्टर का सिंपल मतलब होता है परमिट मिलना, परमिट टू ट्रेड। तो ये 1600 में आते हैं, चलता रहता है, चलता रहता है, काम चलता रहता है। तो ये कैलकाटा में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो धीरे धीरे चलते हुए क्या होता है, 1757 में वहां पे सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश, इनकी फाइट होती है। ओके, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और ब्रिटिशर जीत जाते हैं। तो इसके बाद एक, हालांकि 1764 में भी फाइट होती है, जो यहाँ पे सिराजुद्दौला को बिट्रे करता है मीर कासिम, वो ब्रिटिशर से करता है लड़ाई, और यहां वो भी हार जाता है, तो ब्रिटिशर जीत जाते हैं। 1764 के बाद से ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, और यहां से हमारा जो गवर्नर जनरल हमने स्टार्ट किया था 1773 से, हमारे वॉरेन हास्टिंग रूल करना स्टार्ट करते हैं। ओके, 1773 से स्टार्ट करते हैं, कब तक? ये स्टार्ट करते हैं आपका 1857 तक। ओके, 1857 में रिवोल्ट हो जाता है बहुत बड़ा। उसके बाद 1858 से 1919 तक आपका एक अलग सिस्टम चलता है। उसके बाद 1935 और 1947 के दो अलग एक्ट आते हैं। अंडरस्टूड? ये आप सबको क्रोनोलॉजी समझ आई। 1773 से 1857 तक जितने एक्ट आते हैं वो एक्ट आते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का मतलब एक परमिट एक्ट, जिसमें वो अपने आप को बेनिफिट करते रहते हैं अपने आप को। चार्टर एक्ट का मतलब कि जो बिजनेसमैन रहते हैं, जो ट्रेड करने यहाँ पे आए हैं, वो अपने आप को बेनिफिट करते रहते हैं इस एक्ट से, चार्टर एक्ट तक। 1773 से 1857 तक रिवोल्ट होता है। 1858 से 1919 तक इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है, क्राउन ओवरटेक कर लेता है। ओके, 1919 में मोन्टेग चेल्सफॉर्म रिफॉर्म के बाद 1935 और 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। अंडरस्टूड? तो ये सिस्टम रहता है जिसमें इस टाइम में तो हरासमेंट होती है, इस टाइम में हरासमेंट प्लस इंप्रूवमेंट होती हैं, और इसमें एक वो आप कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाने की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, 3 फेजेज में ये रहता है, 1773 से 1857, देन 1919 एंड देन 1935। इसके अंदर जितने गवर्नर जनरल से लेके वाइसरॉयज तक आते हैं वो हमने सभी यहाँ डिस्कस कर लिए। कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन सा गवर्नर जनरल किस टाइम में लेके आता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें से जो जो मेजर पॉलिसीज रहती हैं कि कौन सी पॉलिसी रही है, रोलेक्स एक्ट आया था वो किस कारण से आया था और उसको कैसे कंट्रोल किया गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आया होगा, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद।